Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर प्रकाश भटनागर। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव हुए थे, जब तमाम जर्नलिस्ट ये दावे कर रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और बीजेपी की हार होगी, तो उस समय कुछ चुनिंदा लोगों में से प्रकाश एकमात्र ऐसे जर्नलिस्ट थे जो बार बार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। और अब लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 29 में से 29 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। क्या ऐसा संभव होगा? प्रकाश जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्या ये संभव है कि पॉसिबल है? आपने विधानसभा में बिल्कुल सही प्रेडिक्शन किया था, तो आज हमें आप बताइए कि लोकसभा में आपका सबसे पहले तो क्या प्रेडिक्शन, उसके बाद फिर 29 की बात होगी और बाकी बातें होंगी। देखिए, हम 2014 और 2019 के हमने चुनाव देखे, तो 2014 में कांग्रेस की सरकार थी और नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता थे एज ए प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे जी। तो उस समय मतदान 60-61% ही हुआ था, लेकिन जो मतदाताओं में उत्साह था जी, जो जिस उत्साह से लोग वोट डालने निकले थे, उससे एक ये चीज समझ में आई थी कि माहौल सरकार के खिलाफ है जी। बिल्कुल, आप ये नहीं कह सकते थे कि वो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन एक विकल्प के तौर पे बीजेपी वहां थी, एक विकल्प के तौर पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे थे। लोगों ने उस चीज को वहां पे एक्सेप्ट किया। हमने देखा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें लेके आई चुनाव में अपने दम पे। 282 उस समय शायद अन्ना आंदोलन ने भी सरकार के खिलाफ किसी भी परिस्थितियों में माहौल बना, लेकिन उस माहौल को भुनाने में कामयाब हुई। भरोसा लोगों ने जो जताया कि ये कर सकती बीजेपी, वही एकमात्र विकल्प था, तो बीजेपी सरकार बनी। 2019 के अंदर माहौल अलग था। नरेंद्र उससे कुछ पहले, चुनाव के कुछ पहले नोटबंदी, जीएसटी, कुछ बड़े इश्यूज थे जिसपे लगता था कि सरकार के खिलाफ माहौल जाएगा। लेकिन एक एन समय पे पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार का जो रिएक्शन था उसको लोगों ने जो है मतलब स्वीकार किया। और मुझे लगता है कि मैंने जो देखा है कि जब भी देश पे कोई ऐसा संकट आता है तो लोग जो है हमेशा सरकार के समर्थन में खुल के आते हैं जी। चाहे वो 71 का समय हो, 1965 का समय हो, या फिर आप देखेंगे कि 1984 का हो, कारगिल का हो, तो जो जब भी देश पे ऐसा कुछ हुआ है, संकट आया, तो सारे लोग सरकार के विरोध में नहीं गए, सरकार के समर्थन में आए। तो मुझे लगता है कि जो 303 सीटें बीजेपी को मिली, उसका बहुत बड़ा कारण एक वो माना जा सकता था कि एक राष्ट्रवाद की जो भावना उदय हुई थी। भाई कांग्रेस जो है 410 सीटें इंदिरा गांधी की हत्या के बाद लाई थी, तो उसके पीछे भी एक कारण यही था। इस बार के चुनाव में जब हम 2024 में हैं, तो पूरा चुनाव एक तरफ नरेंद्र मोदी है, उनकी लीडरशिप है, उनके अगेंस्ट में जो विपक्षी पार्टियां एक होकर लड़ रही है, उनका कोई ऐसा सर्व स्वीकार्य नेता नहीं है जिसको पूरे भारत में स्वीकारोक्ति हो, मोदी जी का अल्टरनेटिव कोई एक जना हो। राहुल गांधी वो नहीं हो पाए। राहुल गांधी सबसे बड़ी पार्टी के नेता है, राहुल गांधी उनके स्टार प्रचारक है। राहुल गांधी बहुत दमदारी के साथ में नरेंद्र मोदी के विरोध में बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि मतदाताओं का भरोसा फिलहाल राहुल गांधी में नहीं पैदा हो पाया। तो चूंकि विपक्षी गठबंधन है, 30 सालों बाद लोगों ने एक मजबूत सरकार को लगातार 10 सालों तक देखा है, कई कड़े डिसीजन इस सरकार ने किए, कुछ अपने एजेंडे के अनुरूप काम किया, तो मुझे लगता है कि लोग उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब लेकिन जिस तरह से मतदान हुआ है, तो मतदान में दोनों तरह की चीजें हो सकती है कि कम मतदान का कारण ये कि एक कोई बहुत ज्यादा उत्साह का वातावरण नहीं, एक लग रहा है कि एक माहौल बना हुआ है कि अब की बार 400 पार या आएगा तो मोदी, ये जो नैरेटिव है बहुत करीब 2 साल से सेट हो गया, तो लोगों के दिमाग में ऐसा हो सकता है। दूसरा नहीं प्रकाश जी, लेकिन एक, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, लेकिन एक बात जो ये आ रही है वो ये भी आ रही है कि ये जो नैरेटिव जो लोगों के दिमाग में सेट हुआ है, ये सिर्फ मीडिया की और कुछ आईटी सेल्स और उनकी देन है। हाँ, निश्चित तौर पे मैं आपसे सहमत हूँ कि ये सारा माहौल जो है हम सोशल मीडिया पे देखते हैं और उस पे देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया का व्यापक दायरा हो चुका है। हर हाथ में एक मोबाइल है, हर आदमी फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है,
तो उसका जो व्यापक दायरा है, मैं ये कह रहा था कि इसके विपरीत जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा है, महंगाई का एक अहम मुद्दा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए हेमेंद्र जी, बेरोजगारी, महंगाई जी, और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आप कह सकते हो कि पहले चुनाव से, जो भारत में पहला चुनाव हुआ तब से लेकर आज तक सदाबहार कायम है। कोई भी भारत में, जब मुझे याद है कि मैं जब बहुत छोटा था तब 2 रुपए किलो शक्कर मिला करती थी तो लोग उसको भी महंगा कहते थे। वो 7 रुपए किलो तेल मिलता था, उसको भी लोग महंगा कहते थे। अब आज वही तेल जो है हमें 140-150 रुपए किलो मिलता है, लेकिन वो उसको उस ढंग से हम वो नहीं उस अनुपात में कमाई नहीं बढ़ी है और ये सब चीजें भी हैं। हाँ, निश्चित तौर पे, लेकिन हमने कभी ऐसा असंतोष महंगाई के खिलाफ हिंदुस्तान में नहीं देखा। इस बार भी आपने खबरें पड़ी कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो फ्रांस के अंदर लोग सड़क पे उतर आए। हमारे हिंदुस्तान में पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कभी जनता सड़क पे नहीं आई। जनता, या जैसे शायद इसमें ऑपोजिशन का भी कोई रोल 100% होता है, एक होता है। जब बीजेपी ऑपोजिशन में तो हमें याद है सुषमा स्वराज जी और ये बड़ा स्मृति ईरानी जी ये सिलेंडर लेके नाचती थी, डांस किया था सुषमा जी ने। तो तौर पे विपक्ष का जो जितना अनुभव भारतीय जनता पार्टी को है उसको वो कभी भूले नहीं है। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 15 महीने वो बाहर रहे, तो शिवराज सिंह जैसे विपक्ष के नेता पूरे मध्य प्रदेश में घूमते थे, कहीं बाढ़ आ गई हो, कहीं कुछ आ गया हो, तो जितना कांग्रेस कभी नहीं करती, नहीं कर पाई। कांग्रेस हमेशा सत्ता की स्वाभाविक वो रही है कि मतलब उनको सत्ता की आदत रही है, लेकिन अब मुझे लगता है कि बीजेपी को भी सत्ता की आदत हो गई है। लेकिन तो अच्छा प्रकाश जी, ये तो हो गई राष्ट्रव्यापी एक सिनेरियो जो आप बता रहे हैं कि भाई अभी पता नहीं है कि किस तरफ किस करवट ऊंट बैठेगा, लेकिन चुनाव में जो है एक एंटी गवर्नमेंट कोई माहौल भी नहीं दिख रहा है और कोई प्रो गवर्नमेंट माहौल भी नहीं दिख रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से 400 पार तो देश में बात हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों की बात हो रही है। जिस दिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, पहली बात उन्होंने बोली, पहली चीज जो बोली उन्होंने बोला कि मोदी जी के गले में 29 कमल के फूलों की मैं माला पहनाना चाहता हूं, और छिंदवाड़ा अगले दिन वो चले भी गए। तो क्या आपको लगता है कि ये 29 की 29 माला पहन पाएंगे मोदी जी मध्य प्रदेश से, या अगर नहीं पहनेंगे तो कितने फूलों की माला जो है यहाँ से मोहन यादव पहनाएंगे? मुझे लगता है कि 89 के बाद से मध्य प्रदेश के लोकसभा वाले चुनाव के इतिहास में हमेशा बीजेपी अपर हैंड है, हावी है जी। 89 के बाद से 84 का इलेक्शन छोड़ दीजिए, जब सारी सीटें यहाँ पे कांग्रेस जीती थी जी। और उसके बाद 89 के बाद से लगातार कांग्रेस की सीटें मध्य प्रदेश में घटती जा रही हैं। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक थे तो वो 8 सीटों तक सिमट गए थे, 32 सीटें लगातार 2 बार बीजेपी ने जीती थी। उसके बाद जब मध्य प्रदेश बन गया तब भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश कम से कम 25 सीटों तक चला जाता था और 2-4 सीटें 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में आती थी। पिछले चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ था कि सिर्फ कांग्रेस एक सीट जीत पाई थी जब कांग्रेस मध्य प्रदेश की सत्ता में थी। और उस समय 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब मुझे लगता है कि ऐसा उनका सोचना स्वाभाविक हो सकता है कि हम 29 सीटें जीते। पहले वो तो ये मानते थे कि गुना नहीं जीत सकते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, छिंदवाड़ा नहीं जीत सकते थे, लेकिन पिछले चुनाव से हम देख रहे हैं कि बहुत मार्जिनल कांग्रेस वहां पे जीती थी। 35,000 वोटों से लोकसभा का चुनाव जीते थे वो। तो उस हिसाब से बीजेपी का ये सोचना तो बनता है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये अभी हम नहीं कह सकते, चूंकि वोटिंग परसेंटेज मध्य प्रदेश की बाकी सीटों की तुलना में छिंदवाड़ा में बहुत अच्छा हुआ है। हालांकि वो पिछली बार से कम है, लेकिन छिंदवाड़ा में भी जो 2023 में चुनाव हुआ था जिसमें आपने बहुत सही प्रेडिक्शन किया था कि सरकार बीजेपी की बनेगी, वहां पे कमलनाथ 7 की 7 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। निश्चित तौर पे वहां पे कमलनाथ चूंकि मुख्यमंत्री थे उस समय और मुख्यमंत्री पद से हटे थे, कमलनाथ का छिंदवाड़ा के प्रति वो है। तो महाकौशल संभाग में आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा ही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां कांग्रेस ने पूरी सीटें जीती थी और उस समय पूरा मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व था वो कमलनाथ का था। तो अब आपको क्या लगता है कि अभी कहा नहीं जा सकता, जैसे कहा कि आपने वोट ज्यादा हो गया है, आप भी बच रहे हैं कुछ प्रेडिक्शन करने से कि भाई कांग्रेस के पास बीजेपी का अपर हैंड अभी भी रहेगा। बीजेपी 25 सीटें जीतती है, बीजेपी 29 सीटें जीतती है। मुझे लगता है कि 29 सीटें जीतना इस बार थोड़ा कठिन टास्क होगा। उन्होंने नारा तो दिया है लेकिन वो कठिन टास्क है। छिंदवाड़ा को जीतना, छिंदवाड़ा में जो परिस्थितियां बनी, जिस तरह की चीजें हुई, लेकिन कमलनाथ के बहुत खास लोग
छोड़ के वो छोड़ के उनके साथ गए, उसका कमलनाथ को क्या नुकसान हुआ, उसके प्रति मतदाताओं में कोई सहानुभूति हुई। तो मुझे लगता है कि जब नतीजा जब सामने आएगा तो फिर हम उस चीज का विश्लेषण कर पाएंगे कि छिंदवाड़ा में आखिर क्या हुआ। अच्छा, फिर छिंदवाड़ा तो चलो आपने बता दिया कि थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी और बीजेपी उसे बहुत हाइप पे भी ले गई छिंदवाड़ा को। मुझे लगता है कोई जरूरत से ज्यादा हाइप दी उनने, तो उसका भी कोई एंटी रिएक्शन हुआ। फिर उनके कैंडिडेट्स की कई सारी चीजें जो लगातार 2 विधानसभा चुनाव लड़ चुका, थोड़ा सा वो कह सकते हैं। हाँ, अच्छा प्रकाश जी, अब मंडला की सीट दूसरी सीट है जिसमें कांग्रेस थोड़ा दमदारी दिखा रही है और कह रही है, क्लेम कर रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हम मंडला भी जीत रहे हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी मंडला में कामयाब हो सकती है? निश्चित तौर पे हो सकती है। जो कांग्रेस उम्मीदवार है, जो कांग्रेस के 29 लोकसभा सीटों पे उम्मीदवार है, उनमें से गिने चुने जो उम्मीदवार जो दम रखते हैं, तो 2009 में ओंकार सिंह मरकान फग्गन सिंह कुलस्ते को एक बार चुनाव हरा चुके हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते अभी खुद विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो यदि हम इन परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कहेंगे इसको कि फग्गन सिंह कुलस्ते लोकसभा चुनाव हार गए। लेकिन चूंकि अब ये 8 विधानसभाओं का मंडला की जो बाकी सीटें हैं वहां पे बीजेपी का था। ओम प्रकाश धुर्वे चुनाव जीते थे, मीना सिंह चुनाव जीती, तो वहां पे बीजेपी का असर है। लेकिन अब वो अगर मोदी को देख के लोगों ने वोट किया होगा तो हम कह सकते हैं कि शायद फग्गन सिंह कुलस्ते प्लस रहे हो। लेकिन यदि लोकल उस पर बात हुई होगी तो मुझे लगता है कि फिर वो चुनाव हार सकते हैं। अच्छा, तीसरी सीट जिसपे थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के लोग अस्वस्थ हैं और वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम इसमें फाइट में, वो है झाबुआ रतलाम वाली सीट। इसमें कांतिलाल भूरिया पहले भी चुनाव वहां से जीते हैं, बाई इलेक्शन 2014 का भी जीते थे। और भारतीय जनता पार्टी 2023 से पहले मध्य प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ एक पेशाब कांड भी हुआ था, उसका भी वहां पे खूब जोरों से चर्चा है। तो आपको क्या लगता है कि कोई चांस है कांग्रेस का वहां पे, या ये सीट भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस का चांस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी जमाने में झाबुआ कांग्रेस का बहुत ही मजबूत किला था, आदिवासी वोट। लेकिन 2003 के अंदर जब विधानसभा चुनाव में 7 सीटें वहां पे वो हारे, उसके बाद में आप देखेंगे तो रतलाम के भी अंदर भी झाबुआ और रतलाम के अंदर केवल रतलाम शहर भर एक ऐसा एरिया था जहां पे बीजेपी को थोकबंद वोट मिला करते थे। इसके अलावा रतलाम ग्रामीण, सेलाना, झाबुआ जिले के अंदर बीजेपी की कोई बहुत ज्यादा स्थिति नहीं थी। लेकिन अब बीजेपी ने वहां पे लगातार अपने आप को मजबूत किया है। 2 बार वो वहां पे 7 सीटें चुनाव जीत चुकी झाबुआ की। तो मुझे लगता है कि वहां पर मुकाबला दमदारी का होगा। उम्मीदवार दोनों झाबुआ जिले से हैं जी। जो बीजेपी की उम्मीदवार है अनीता सिंह, वो भी वहीं की हैं। कांतिलाल भूरिया वहाँ है। कांतिलाल भूरिया लगातार वहाँ पे कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, मतलब वहाँ कोई दूसरा उम्मीदवार कांग्रेस का दिलीप सिंह भूरिया के बाद नहीं बना। तो मुझे लगता है कि एक उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी भी इस कारण से हो सकती है। और ये जिला पंचायत की अध्यक्ष अलीराजपुर में, इनके जो पति हैं वो भी मतलब एक दमदार राजनेता की मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। और रतलाम वाला जो हिस्सा है वहां पे कांग्रेस बहुत ज्यादा मार्जिन से चुनाव हारती है जी। तो मुझे लगता है कि अगर झाबुआ की टक्कर अच्छी हुई तो बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। और अगर झाबुआ में कांग्रेस ने अगर एक तरफा वो किया तो फिर कांग्रेस है जीतने। अच्छा सर, ये तो 3 सीटें हो गई। अब चौथी सीट जो जिसको मतलब डिस्कस किए बगैर ये प्रोग्राम अधूरा है, वो है राजगढ़ की। राजगढ़ सबसे इम्पोर्टेंट सीट है। और चूंकि दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह, एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि राजगढ़ सीट जो है जब जनसंघ थी तब से वो जनसंघ का एक तरह से गढ़ रही थी। शुरुआती इलेक्शन शायद वहां पे कांग्रेस ने जीता था और उसके बाद में वहां पे ये जो पीयूष गोयल है, इनके पिताजी वेद गोयल थे, वो यहाँ के चुनाव जीत गए, जिनका राजगढ़ से कोई लेना देना नहीं था। जगन्नाथ राव जोशी जो कर्नाटक के नेता थे वो यहाँ से चुनाव जीत के चले गए। 84 में ये पहली बार सांसद बने थे दिग्विजय सिंह। 89 में हार गए थे। फिर मेरे ख्याल 90 में एक बार फिर से 91 में जीते थे और वो तो मामूली वोटों से जीते थे और मामूली वोटों से हारे थे। तो मुझे लगता है कि वो कठिन थी। लेकिन जब 93 में वो मुख्यमंत्री बन गए तो उस सीट का कैरेक्टर 10 सालों के लिए बदल गया। वो 10 सालों में कई चुनाव हुए लोकसभा के, क्योंकि जल्दी जल्दी चुनाव हो रहे थे। 91 के बाद 96 हुआ और 96 के बाद में 2003 तक में 3 चुनाव लोकसभा के हुए।
तो वहां पे कांग्रेस हमेशा जीतती रही। फिर चूंकि बीजेपी का गढ़ था वो सीट, तो वहां उन्होंने कैलाश जोशी जैसे उम्मीदवार को मैदान में उतारा, नीतीश भारद्वाज को लाके कोशिश की कांग्रेस को हराने की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 2004 के अंदर खुद लक्ष्मण सिंह ही भारतीय जनता पार्टी में आ गए और 2004 से फिर वहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन 2009 का फिर हारी थी। तो मुझे लगता है कि वो सीट ऐसी है। अब दिग्विजय सिंह तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी वो ये भी कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। एक उनके प्रति उस क्षेत्र की सहानुभूति हो सकती है। जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे तो राजगढ़ का एक विशेष दर्जा था उनके सीएम हाउस में राजगढ़ के लोगों के लिए, लेकिन तब भी विधानसभा के चुनाव में वहाँ पे बीजेपी की ताकत दिखती रहती थी। और 2009 बहुत पुराना भी हो गया, वो पुराना भी हो गया। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह को वहाँ पे अभी भी एक कठिन चुनाव लड़ना पड़ रहा होगा, क्योंकि उस एरिया की जो मानसिकता है वो हिंदुत्व के उभार वाली है। अच्छा, नरसिंहगढ़ में हम देखते हैं तो एक बार तो निर्दलीय उम्मीदवार भी वो चुनाव जीता था, नरसिंहगढ़ प्रॉपर विधानसभा, राजगढ़ प्रॉपर विधानसभा। तो वहाँ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे हिंदुत्व का काफी जोर है। और दिग्विजय सिंह को जिन चीजों के लिए बीजेपी के नेता टारगेट करते हैं उनमें से एक चीज वो भी है। तो बीजेपी का हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह के अपने भाषणों में रोज बदलाव करते हैं, तो बीजेपी के हर तरह के कोर वोटर के लिए उनके पास कहने के लिए कुछ न कुछ है। अगर वो मतलब जैसे हम देख रहे हैं कि वो आरक्षण के इश्यू पे मुसलमानों पे भी खुला हमला बोल रहे हैं, हालांकि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात भी कर रहे हैं। और एक तरफ से थोड़ा बौखलाहट दिख रही है। एक तरफ ये आप इसको बौखलाहट भी कह सकते हैं, रणनीति भी कह सकते हैं, दोनों तरह की चीजें। आपने वोटर को, जो कोर वोटर है वो किन चीजों से प्रभावित होता है वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा राजनीति में। तो मुझे लगता है वो बौखलाहट भी हो सकती है, लेकिन बौखलाहट इस चीज की होगी कि आप हार रहे हो, ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत सारी चीजें बोल रहे हैं, उसका असर राजगढ़ में भी होगा। अच्छा, ये तो 4 सीटें हो गई। दिग्विजय सिंह हालांकि पैदल यात्रा भी कर रहे हैं और मेहनत करने में दिग्विजय सिंह इस उम्र में भी काफी बिसात उन्होंने अच्छे से बिछाई, राजनीति जानते हैं वो अच्छे से। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई नेता जो जमीन की राजनीति भी जानता हो, दिल्ली की भी राजनीति जानता हो, वो इकलौते दिग्विजय सिंह है। तो पारंगत है उस चीज में। तो ये तो 4 सीटें हो गई जहां पे फाइट दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी भले 29 के सीटों का दावा कर रही है, लेकिन 4 सीटें ऐसी है जहां पर फाइट, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फाइट दिख रही है। चाहे वो छिंदवाड़ा हो, चाहे वो झाबुआ रतलाम हो, चाहे राजगढ़ हो, इन सभी सीटों पर जो है फाइट हमको दिख रही है। मंडला में भी फाइट दिख रही है। लेकिन कुछ एक सीटें, प्रकाश जी आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ऐसी हैं जहां पे जैसे कांग्रेस होपफुल नजर आ रही है और बीजेपी भी जैसे सीधी है। वहां पे अजय सिंह और कमलेश्वर पटेल ने मिलकर चुनाव लड़ा और कहते बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा है। लेकिन आप उसमें गौर करना पड़ेगा कि आपको सबसे कम मतदान चुरहट में हुआ विधानसभा में। तो अब वो वास्तव में साथ में मिलकर चुनाव लड़े या नहीं लड़े, ये रिजल्ट बताएगा। सवाल रिजल्ट से सामने आया। अच्छा, जैसे बहुत कम वोटिंग परसेंटेज जो है रीवा में भी हुई, 50 से भी नीचे ही रही। और इसी तरीके से सतना में जो है नारायण त्रिपाठी बसपा के टिकट पे ब्राह्मणों का वोट का दम भर रहे हैं, कास्ट का वहां पे भरा वो है। उसी तरीके से फूल सिंह बरैया जो है भिंड में दावेदारी कर रहे हैं और साथ में मुरैना में भी जो है बड़ी स्ट्रांग सीट कांग्रेस की मानी जा रही थी। तो क्या इन 5 सीटों में आप कोई भी एक सीट देख रहे हैं जो, या 2 सीट कोई भी जो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें फाइट में है? मुरैना का तो बहुत अब स्पष्ट सा समीकरण है कि वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। उसके कई सारे कारण हो गए हैं, उसमें से एक रामनिवास रावत, एक वहाँ की महत्वपूर्ण विधानसभा श्योपुर, मीना और रावत है, और उन्होंने बकायदा अपने समाज को बुला के अनुमति लेके बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपना वोट शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल, और करने में कामयाब हो जाएंगे। तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि 2000 उनके खिलाफ बात यह है कि 2018 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में जीती, इतनी माहौल था, वो हार गए। कामयाब होते हैं या नहीं होते? लेकिन मुझे लगता है कि वो हो सकते, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। दूसरा, भिंड के अंदर देवाशीष जनारिया बीएसपी से खड़े हो गए, तो भिंड वैसे भी मतलब एक मजबूत तरह की सीट रही है बीजेपी के लिए। तो मुझे लगता है कि वो देवाशीष ने काफी मेहनत की थी पिछले 5 साल, और उसके बावजूद फूल सिंह बरैया को टिकट मिला है। तो मुझे लगता है कि वो सीट भी वहां पे बीजेपी के लिए प्लस हो सकती है। ये 3 सीटें विंध्य की बता दीजिए। अब सतना जो है, सतना के अंदर अभी गणेश सिंह खुद ही चुनाव आ रहे हैं, और वहां पे उनकी जीत के पीछे जो कारण रहा है, चूंकि लगातार गणेश सिंह वहां से हैं, उसके पहले
रामानंद सिंह वहां से सांसद थे, जी तो वहां पे कुर्मी वोटों का भारी प्रभाव है। जी तो कुर्मी वोटों के साथ में जो दूसरे वोट प्लस करने के बाद में वहां पे बीजेपी को सफलता मिलती रही। रामानंद सिंह भी समाजवादी नेता थे, जी लेकिन वो फिर बीजेपी में आके चुनाव जीते। गणेश सिंह उनके चेले, बाद में गणेश सिंह लगातार चुनाव जीते लोकसभा का। जी तो मुझे लगता है कि वहां पर समझना थोड़ा कठिन होगा अभी कि सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली वहां पे जो, जब आप रीवा की भी बात करते हैं तो उस बेल्ट में कुर्मी वोटरों का काफी प्रभाव है। तो वहां के जो जातिगत समीकरणों को बीजेपी ने साधा, उसके बाद देखेंगे कि विंध्य जो है बीजेपी का गढ़ हो गया, जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि वहां के बारे में बहुत कुछ अभी कहना मुश्किल है। तो भारतीय जनता पार्टी भले ही दावा कर रही हो कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटों पर वो विजय हासिल करेगी, लेकिन 4 सीटें साफ साफ ऐसी दिख रही हैं जहां पर बहुत कड़ा मुकाबला हो रहा है और कांग्रेस पार्टी बाजी भी मार सकती है। और इसके अलावा 4-5 सीटें ऐसी हैं जहां पर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना जो है हथियार नहीं डाले हैं। चुनाव दमदारी से वहां लड़ा जा रहा है। हमारे एमपी तक के स्पेशल प्रोग्राम में अभी इतना ही। देखते रहिए एमपी तक।